नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका स्टडीग्राम चैनल में। तो आज का हमारा विषय हिंदी व्याकरण में विशेषण को आज हम बिल्कुल अच्छे तरह से समझेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपका विशेषण से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण क्या है। तो विशेषण क्या है? वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। यानी जहाँ पर जिस शब्द में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी शब्द को हम विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा आप लोग को मालूम होगा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा है पुस्तक, व्यक्ति, मेज, गाड़ी, ये सब क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा आप लोग जानते हैं कि संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। और संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा आपको समझ में आ गया। अब जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। यानी कि संज्ञा के जिस स्थान पर किसी भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द हम बोलेंगे उसे सर्वनाम कहेंगे। जैसे ये बालक आपको दिख रहा है, ये बालक अपने मुख से जिस भी शब्द का प्रयोग कर रहा है, जितने भी ये शब्द बोल रहा है, जैसे इसके मुख से निकल रहा है कुछ, उससे, ये, वह, तुम, हमारा, उन्होंने, ये जितने भी शब्दों का ये प्रयोग कर रहा है ये बालक, तो क्या कर रहा है? ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो यानी संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो समझ में आ गया। तो विशेषण क्या होता है? यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे बताते हैं कि विशेषण के उदाहरण। अब विशेषण के उदाहरण आप लोग समझ लीजिएगा, इससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कि विशेषण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण लिखा है, वह एक सुंदर घर है। तो यहाँ पर सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण है। तो यहाँ घर के बारे में बात किया जा रहा है। तो घर क्या है? घर आपका संज्ञा हो जाएगा और वह क्या है? वह आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ घर के बारे में बताया जा रहा है कि घर कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यानी घर की विशेषता बताई जा रही है कि घर बहुत ही सुंदर है, वह एक सुंदर घर है। तो यहाँ घर की विशेषता बताई जा रही है कि घर कैसा है? सुंदर है। अब यहाँ पे ये लिखा है, यह गाय काली है। अब गाय के बारे में बताई जा रही है कि गाय कैसी है? काली है। गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय काली है। ताजमहल सुंदर इमारत है। अब ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है कि ताजमहल कैसा है? तो ताजमहल सुंदर है। अगर हम बस यही बोलते हैं कि ताजमहल इमारत है तो यहाँ कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं करें। अगर हम यहाँ पर ये बोल दें कि ताजमहल कैसा इमारत है? सुंदर इमारत है, तो जहाँ पर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो ताजमहल सुंदर इमारत है, तो सुंदर, काली और सुंदर, ये सब क्या है? विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए आगे जानते हैं। अब हम समझ चुके हैं, तो अब जानते हैं कि विशेष क्या होता है। विशेष वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी को हम विशेष कहते हैं। उदाहरण में यह गाय काली है, ताजमहल सुंदर इमारत है, वह एक सुंदर बाग है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है गाय, ताजमहल, बाग, ये सब क्या है? विशेष है। क्योंकि यह क्या हो जाएगा? ये आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर संज्ञा के स्थान पे जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम होता है। तो यह क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम हो जाएगा। गाय क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और काली क्या है? आपका विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ गाय के बारे में बात की जा रही, तो जिस शब्दों के हम चर्चा करते हैं तो उसी को हम विशेष कहते हैं। ताजमहल सुंदर इमारत है। अब यहाँ ताजमहल के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ किसको इंडिकेट किया जा रहा है? विशेष ताजमहल के बारे में। तो यहाँ ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है, वह एक सुंदर बाग है। अब यहाँ बाग के बारे में बात की जा रही है कि बाग कैसा है? सुंदर है। तो यहाँ ये विशेषण हो जाएगा। और सुंदर क्या है? बाग है। तो यहाँ पर बाग के बारे में बात किया जा रहा है कि वह एक सुंदर बाग है। तो गाय, ताजमहल, बाग, ये सब क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा।
और जहाँ पर हम किसी विशेष की विशेषता बताते हैं उसी को हम विशेषण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि विशेषण समझ लिए, विशेष समझ लिए, अब हम जानते हैं कि विशेषण प्रविशेषण क्या होता है। तो पहले हम जानते हैं कि प्रविशेषण की परिभाषा। तो प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही प्रविशेषण कहा जाता है। मतलब कि वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यानी विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसी को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे ज्यादा, बहुत, पूर्ण आदि, ये सब क्या है? प्रविशेषण। यानी विशेषण की भी जो शब्द विशेषता बताए उसी को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह उदाहरण में लिखा, यह गाय ज्यादा काली है। ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है। पहाड़ी बड़े साहसी होते हैं। सभी रेखांकित प्रविशेषण है। अब ये जितने भी अंडरलाइन किए गए हैं ये आपका प्रविशेषण है। यानी हम जिस भी विशेषण को हम बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं उसी को प्रविशेषण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अब गाय लिखा है, गाय के बारे में बात की जाए तो गाय क्या आपका विशेष हो जाएगा। तो हम गाय के बारे में क्या कह रहे हैं? गाय काली है। कैसी? बहुत ज्यादा काली है, मतलब ज्यादा काली है। तो यहाँ ज्यादा क्या है? प्रविशेषण है। गाय ज्यादा काली है। अगर हम काली बोल देते तो आपका, हम बस हम ये जानते हैं कि हाँ ये विशेषण है, लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा बोल रहे हैं तो ये आपका प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है। पहले हम बोल रहे थे कि ताजमहल सुंदर इमारत है, तो हम पहले बस विशेषण शब्द का प्रयोग कर। अब हम बोले ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है। यहाँ जहाँ पर हम बहुत, ज्यादा, पूर्ण ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो आपका प्रविशेषण हो जाएगा। यानी जहाँ पर विशेषण की भी विशेषता बताए, तो यहाँ पर हम उसकी विशेषण की विशेषता बता रहे थे, ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। पहाड़ी बड़े साहसी होते हैं। पहाड़ी कैसे हैं? साहसी हैं। देखिए कैसे साहसी है? बड़े साहसी हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे वह आपका प्रविशेषण हो जाएगा। बस आप इतना जानिएगा कि जहाँ पर भी विशेषण की भी उसकी विशेषता बताई जाए और उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तो उसी को प्रविशेषण कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि विशेषण क्या है। सबसे पहले कि गुणवाचक विशेषण। जानते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस भी शब्द में संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध हो, रूप का बोध हो, रंगों का बोध हो, उसी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है कि बगीचे में सुंदर फूल है। बगीचे में कैसे फूल है? सुंदर फूल है। तो यहाँ सुंदर क्या है? उसकी गुणों की बखान की जा रही है। बगीचे के बारे में बखान किया जा रहा है कि बगीचे में सुंदर सुंदर फूल है, तो यहाँ इसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा उदाहरण है कि उस लड़के का रंग काला है। अब यहाँ लड़के के बारे में बताया कि लड़का कैसा है? काला है। तो यह इसका गुण है, लड़के का यह गुण बताया जा रहा है कि लड़का कैसा है? काला है, वह काले रंग का दिखता है। तो यानी कि जहाँ पर भी जिस शब्द में वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दिशा, दशा, स्पर्श, गंध, स्वाद ऐसे शब्दों का बोध होता है उसी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का बोध होता है, उसी को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिसमें संज्ञा सर्वनाम के संख्याओं का बोध होता है। ये तो सबसे आसान है, जहाँ पर आपको संख्याएं दिखे वो आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है। अब 40 विद्यार्थी हैं तो हम उसको हम गिन सकते हैं कि विद्यार्थी कितने हैं? 40 हैं। तो हम बता सकते हैं कि कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं। तो क्या है? संख्याओं का बोध किया जा रहा है, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। दूसरा उदाहरण है कि रोहन 4 अंडे खाता है।
रोहन कितने अंडे खाता है, तो हम बता रहे कि 4 अंडे खाता है। तो यह भी आपका जहाँ पर भी संख्याओं का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। निश्चयवाचक में क्या होता है, जहाँ पर हमें संख्याओं का पूर्ण रूप से पता चल जाए कि हाँ कक्षा में कितने विद्यार्थी है, 30 है, 40 है, 50 है, तो वो आपका निश्चय रूप से हमें पता चल जाता है, तो आपका निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक, यानी हमें जहाँ पर संख्याओं का बोध नहीं पता चलता है वो आपका अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये भी आप जानिएगा कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आपका एक मिनट, दो प्रकार का होता है, निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। अगला है सार्वनामिक विशेषण, इसी को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, यानी वह सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के साथ आते हैं तो वे सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे में संज्ञा को ही विशेषता बताते हैं। जैसे यह मेरा विद्यालय है, तो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ मेरा शब्द क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, यह तो सर्वनाम हो जाएगा, तो इसी को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो लिखा है मेरा शब्द, ये आपका सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसी को हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, या जहाँ पर हम किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ कोई जैसे बालक है वो बताएगा कि यह मेरा विद्यालय, तो ये वो संकेत कर रहा है बालक कि यह किसका विद्यालय है, मेरा विद्यालय, तो उसी को हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला है परिमाण बोधक विशेषण, यानी जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। यानी कि जहाँ पर किसी भी शब्द में आपको नाप तोल का बोध दिखाई दे वो आपका परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसने 2 किलो सेब खरीदा। यहाँ पर देखिए नाप तोल के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि जहाँ पर मीटर, लीटर, किलो, ग्राम ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, नापतोल जैसे शब्दों का प्रयोग हो, तो आपका परिमाण बोधक विशेषण हो जाता है। परिमाण बोधक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चयवाचक परिमाण बोधक विशेषण। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम आते हैं कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं, ये भी पूछा जाता है कि विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं होती है। तो विशेषण की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब हम जानते हैं कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या होता है। तो मूलावस्था जब विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है तब उस अवस्था को मूला अवस्था कहते हैं। जैसे गीता पढ़ने में अच्छी है, यानी कि वह विशेषण जिसमें हम किसी सामान्य रूप से किसी के बारे में बात करें या चर्चा करें तो आपका मूलावस्था कहते हैं, यानी सामान्य रूप से जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ गीता के बारे में बात किया जा रहा है, गीता कैसी है, पढ़ने में अच्छी है। तो यहाँ सामान्य रूप से हम बात कर रहे हैं किसी से कि गीता पढ़ने में अच्छी है। तो जहाँ पर हम सामान्य रूप से किसी के बारे में बात करते हैं या चर्चा करते हैं उसी को हम मूल अवस्था कहते हैं। चलिए अगला जानते हैं कि उत्तरावस्था क्या होता है। उत्तरावस्था के अंतर्गत 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं और 2 स्थानों की तुलना की जाती है। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा मूलावस्था में कि जहाँ पर हम किसी व्यक्ति के बारे में सामान्य रूप से बस जानते हैं कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है, बस हम सामान्य रूप से उसके बारे में बोध करते हैं, वो आपका मूल अवस्था होता है। उत्तरावस्था में यहाँ पर हम किसी भी चीज को
तुलना करते हैं, यानी चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु, चाहे स्थान हो, वहाँ पे हम सबको हम तुलना करते हैं, तो वो आपका उत्तरावस्था कहते हैं। इसी को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। देखिए आप उदाहरण में लिखा है कि रीना मीना से पढ़ाई में अधिक तेज है, तो यहाँ पर रीना और मीना की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है कि रीना जो है वो मीना से पढ़ने में अधिक तेज है। तो जहाँ पर हम चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु, चाहे स्थान, हम किसी भी चीज को लेकर के तुलना करते हैं, वो आपका उत्तरावस्था के अंतर्गत आएगा। उसी को हम कंपैरेटिव डिग्री भी कहते हैं। चलिए अगला है कि उत्तमावस्था क्या होता है। उत्तमावस्था के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थानों की तुलना की जाती तथा किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा कहा जाता है, तो इसी को हम उत्तमावस्था कहते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। उत्तमावस्था में यानी कि हम जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ तुलना करने के साथ ही साथ हम किसी को सबसे अच्छा बताएं या किसी को हम सबसे बुरा बताएं, तो वो आपका उत्तमावस्था होता है। उत्तरावस्था में हम बस तुलना करते हैं कि रीना मीना से पढ़ने में अधिक तेज है, तो वहाँ पर बस हम तुलना करते हैं। लेकिन उत्तमावस्था में क्या होता है, हम सबसे अच्छा यानी सबसे अच्छा बताएं और किसी को हम सबसे बुरा बताएं, तो आपका उत्तमावस्था होता है, सबसे उत्तम यानी सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप समझ जाएंगे कि लिखा है सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, तो यहाँ महासागर की बात की जा रही है। महासागर में वो भी किसकी बात की जा रही है, प्रशांत महासागर, तो यहाँ पे प्रशांत महासागर को सबसे विशाल बताया जा रहा है। महासागर तो आपको बहुत सारे 5 महासागर है, लेकिन सभी महासागरों में प्रशांत महासागर को ही बताया जा रहा है कि प्रशांत महासागर कैसा है, विशाल है। तो यहाँ पे क्या सबसे अच्छा या सबसे बुरा जिसके बारे में बात किया जाए वो आपका उत्तमावस्था है। अगला उदाहरण लिखा है कि इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, तो यहाँ यानी कि बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं, तो उसमें कोई बता रहा है कि इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, तो यानी किसी एक को सबसे सुंदर बताया जा रहा है, तो उसी को हम उत्तमावस्था कहते हैं। तो आप इतना जानिए कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सामान्य रूप से बस चर्चा करते हैं, जानते हैं, उसे मूलावस्था कहते हैं। उत्तरावस्था में हम व्यक्ति, वस्तु, स्थान को किसी के बारे में तुलना करते हैं, वो आपका उत्तरावस्था हो जाएगा। और उत्तमावस्था में हम किसी को सबसे अच्छा या किसी को सबसे बुरा बताते हैं, वो आपका उत्तमावस्था होता है। तो बच्चों आपको यह विशेषण का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मुझे लग रहा है कि आपको यह विशेषण का वीडियो देखने के बाद बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह आप समझ में आया कि नहीं। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।